Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with our topic the circulatory system. पिछली क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके चारों चेम्बर्स को पढ़ा और आज उससे आगे चलते हैं। आज देखते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है और ये भी देखेंगे कि जो लब डब साउंड आती है वो क्यों आती है। नहीं बेटा, वो साउंड नहीं आती है जो तुम सोच रहे हो, और ना ही दिल किसी को पुकारता है। दिल सिर्फ लब डब बोलता है, वो तुम्हारा दिमाग किसी को पुकारता है, तुमको लगता है दिल बोल रहा है। गलत जगह पे हंसना कोई कुशाग्र से सीखे। नहीं सॉरी नहीं बेटा। क्या क्या चीज़? सब पता है। चलो बेटा, तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की, तुम लोग ने रिवाइज़ नहीं किया। वो जो स्क्वायर डायग्राम था वो तो तुम लोग को घर जाके पढ़ना था उसको तुरंत। याद आ रहा है? अच्छा रुको, देखिए किस्मत अच्छी होगी तो इसके फाइल में मिल जाएगा, क्योंकि फिर से बनाने से अच्छा इसके फाइल पे चले जाते हैं। आई डोंट थिंक हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी है। अरे तुम दोनों आए हो? मिल गया यार, मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया। चलो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ब्लड वीना कावा से राइट ऑरिकल में आता है, नीचे ट्राइकस्पिड वेल्व से जाता है, यहाँ से कौन सी आर्टरी लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है, लंग से पल्मोनरी वेन लेके लेफ्ट ऑरिकल में डालेगा, बाइकस्पिड वेल्व से नीचे जाएगा और इससे निकलते समय यहाँ पे एक पल्मोनरी सेमीलुनार वेल्व खुलेगा और इधर से निकलते समय जब आयोटा लेके जाएगा तो आयोटिक सेमीलुनार वेल्व खुलेगा। इतनी फंक्शनिंग्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है। चलो, आयोटा सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा, ठीक है। आयोटा छोटी छोटी आर्टरी में टूटेगा और वो सारे बॉडी पार्ट तक लेके जाएगा। इन सब में तो कोई डाउट नहीं था, पढ़ा ही नहीं तो डाउट कैसे होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले बात करते हैं कि वाई इज़ दिस कॉल्ड द टू ब्लड सर्कुलेशंस, मतलब जो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कि डबल सर्कुलेशन? तो उसका रीज़न ये है कि पहली सर्कुलेशन है हमारी राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक, विच इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सर्कुलेशन, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से बस एक पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाएगी और एक पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल तक लेके आएगी। जो बड़ी सर्कुलेशन है दैट इज द सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल। कुछ समझ में आ रहा है जो भी बोल रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है?
रुक जाओ बेटा बताता हूँ। एक ऐसा पेन, एक कलर ले लो जो सब पे चले। हाँ ये वाला कलर चले। जो मैं बता रहा हूँ कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का जो सर्कुलेशन है यहाँ से यहाँ तक का, अब ऐसे तो ब्लड जाएगा नहीं, जो भी सर्कुलेशन है, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्क्यूलेशन। अब इसका पाथवे क्या है? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड travels from the right ventricle and opens the pulmonary semilunar valve, ये, and the pulmonary artery carries it to the lungs. There the blood goes under oxygenation. Then the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein to the left auricle. ये हमारा pulmonary circulation। अब ये तो बड़ा ही छोटा है, small circulation। अब एक है बहुत बड़ा सर्कुलेशन, द लार्ज सर्कुलेशन, दैट इज यहां से यहां तक जाने वाला। रुको सब कुछ पहले मिटा दूं। अब जो हमारा दूसरा सर्कुलेशन है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक, दैट इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन, ये बड़ा वाला सर्कुलेशन है। इसका पाथवे क्या होगा? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरीड बाय द aorta थ्रू दिस aortic semilunar valve to all parts of the body. Then all parts of the body release the deoxygenated blood carried by the veins and they enter into the respective superior and inferior vena cava, and then the vena cava enters inside the right auricle, है ना। ये है हमारा कौन सा सर्कुलेशन? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिस इज द लॉन्गर सर्कुलेशन, लॉन्ग सर्कुलेशन, एंड दे बोथ कंप्राइजेज अप एंड फॉर्म्स द डबल सर्कुलेशन। तो अगर एग्जाम में पूछता है, जो कि पूछने की बहुत बड़ी चांसेस है, कि वाई डू वी कॉल द हार्ट बीट अ डबल सर्कुलेशन, तो ये दोनों कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए, बिकॉज देयर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पाथवे बताओ, एंड देयर इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, पाथवे बताओ, जो मैंने बताया। दे बोथ कंप्राइजेज अप एंड हेंस इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। क्लियर? डबल सर्कुलेशन क्लियर हुआ? कोई डाउट? अविरल, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो यार। हेयर कट, वाह, आज कैसे क्लास आ गए तुम? बर्थडे था कब? कल और परसों? अच्छा, कल किसी एक का, परसों किसी और का। तुम बेटा, तुम्हारे में किसका बर्थडे था? तो कहाँ घूमते रहते हो सो लाइन्स में? नहीं घूम रहे थे पक्का? नहीं, क्लास में कोई नहीं बोला, हमको दिख गए तुम। क्लास के बाद में निकला तो मुझे तुम सिविल लाइन्स में दिख गए खड़े हुए। वो नहीं बताऊंगा कब, पर दिख गए तुम। क्यों बैठे रहोगे रोड पे? वो सब काम भी, पर आ क्यों नहीं थे क्लास? सीरियसली बताओ। ऐसे ही नहीं आ रहे थे, तबीयत खराब थी। किस्मत है तुम्हारी, आज तुम आ गए। आज कॉल लगने वाला तुम्हारे दोनों के घर पे। अब तुम आ गए, अब नहीं लगेगा, बच गए। अच्छा, कॉल लगता कोई दिक्कत नहीं थी? अरे वाह यार, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। जब कॉल लगने से ही दिक्कत नहीं है, जब घर वालों को ही पता है बेटा बंक कर रहा है क्लास, तब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, तुम बंक करो, वो हंसे भी ना। क्यों तुम बंक क्यों करे? ये जो 2 दिन नहीं आ रहे थे, वो क्या बताएगा? उसको कैसे पता? तो घर पे क्यों थे क्लास के टाइम पे? तो, अरे क्लास नहीं आए तो बंक ही तो हुआ वो। उसकी मर्जी, हंसे, किसका मुंह चुप कराओगे? हम भी हंस रहे। चलो कोई बात नहीं, ये सब समझ में आ रहा है, आ जाएगा, फिंगर क्रॉस्ड। चलो
अब दूसरी बात पे आते हैं कि साउंड कौन सा बनाता है? हार्ट। क्या साउंड बनाता है हार्ट अविरल? हाँ, हर्ष कोई गेस? तब भी ऐसे ही सुन लो एक बार, उसके दिल पे कान लगाओ, देखो क्या हार्ट सुनाई दे, क्या उसके दिल से हर्ष हर्ष सुनाई दे रहा? कुछ भी बोल, तो तुम ही बता दो फिर साउंड क्या होती है। सो कोशिश तो करो, कुछ भी बोलो, धक धक, फिर कुछ भी। हाँ, धप धप, धम धम, याद करो फिर। हाँ, तो क्या बोला था मैंने? याद करो, रिवाइज तो करके आते नहीं हो, इसीलिए बोलता हूँ रिवीजन कर लो। धक धक से धम धम हो गई, 2 दिन बाद वो धम धम पता नहीं मध्यम मध्यम हो जाएगी। लब डब सुनाई देती है बेटा साउंड। देखो पेज, जो भी पेज नंबर है, मेरी तो पुरानी एडिशन की बुक है, खोलो और यहाँ पे लिखा है ना द हार्ट साउंड्स, LUBB एंड DUP, पी लो बेटा। हाँ, लब डब, हार्ट साउंड्स, लब एंड डब। ठीक है, ये लिखना होगा, स्पेलिंग में गलती मत करना। लब डब, क्या साउंड बेटा? लब और डब। अब लब साउंड कैसे सुनाई देती है? जब ये दोनों वैल्व्स बंद होते हैं, जब ये दोनों वैल्व्स बंद होते हैं तब हमें लब साउंड सुनाई देती है। कौन से वैल्व? ट्राई एंड बाइकस्पिड वैल्व्स। सोचो कितनी तेज आवाज है इन दोनों वैल्व्स के बंद होने की, कि हार्ट के अंदर से बाहर तक सुनाई दे रही है। अब अगर एकदम शांति हो जाए तो आपको सुनाई देगी साउंड, ठीक है। और जो डब साउंड है वो सुनाई देती है जब सेमी ल्यूनार वैल्व्स बंद होते हैं, ठीक है। तो ये डब साउंड सुनाई देगी व्हेन द सेमी ल्यूनार और रिस्पेक्टिव पल्मोनरी एंड आयोटिक सेमी ल्यूनार वैल्व्स, सेमी लूनार वैल्व्स। ये कीवर्ड्स याद रख लेना, एग्जाम में पूछता है। ये अच्छा बोले, मतलब अब ये डायस्टोलिक होगी कि सिस्टोलिक, तो खुद ही से हम लोग सोचते हैं। इसमें देखो ये कब बंद होने वाले हैं, ये जो हमारे कस्पिड वैल्व्स हैं बाय और ट्राई, ये कब बंद होने वाले हैं? ये जब इनका सिस्टोल होगा, ऑरिकल्स का सिस्टोल, तब तो ये खुलेंगे, ऑरिकल्स के सिस्टोल पे ये खुलेंगे। जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा तब ये बंद हो जाएंगे। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब हमारी ये साउंड सुनाई देती है, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, जब ये रिलैक्स करेंगे तब ब्लड यहाँ से यहाँ निकलेगा, ठीक है। या फिर और अच्छे से याद कर सकते हो, ये वाला तो क्लियर हुआ कि ये सिस्टोल किया तो ये हुआ, और ये जब सिस्टोल किया तो ये खुल गया, ये तो खुला। फिर जब ये रिलैक्स किया तो फिर ये बंद हो गया। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे लब साउंड सुनाई देगी क्योंकि तब ये दोनों बंद होंगे, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे ये वाली साउंड सुनाई देगी, तब ये वाले बंद होंगे। समझ पा रहे हो? पक्का बताओ, थोड़ी देर जो मैंने बोला उसको समझो। वेंट्रिकुलर, अच्छा वो वाली सर्कुलेशन में पूछ रहे हो? सिस्टमिक से नहीं मतलब आएगा, क्योंकि वो तो ऐसी सर्कुलेशन जाएगी। या फिर तुम सिस्टमिक अगर होगी तो ये बंद रहेगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे ये आवाज़ आई, तो वे जब सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा, नहीं पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, तब लब साउंड, और ये वाला तब होगा जब ये डायस्टोल है, ये डायस्टोल है तो ये सिस्टोल नहीं, उससे नहीं, उल्टा पुल्टा चला जाएगा। इसी से याद करो, जब इनका सिस्टोल होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब लब साउंड सुनाई देगी, जब ये रिलैक्स करेंगे तब डब साउंड सुनाई देगी, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल, और ये वेंट्रिकुलर क्या? डायस्टोल।
ये 2 मिनट सोचो, कोई डाउट हो, क्योंकि अभी तो हाँ हाँ कर रहे हो। तुमको अगर एट्रियम को भी लाना है तो तुम उसी का रिवर्स बोल दो। अब जब ये आगे तुम्हें उसके रिस्पेक्ट में बोलना है, तो जब इसका सिस्टोल होगा तो इनका डायस्टोल, तो तुम बोल सकते हो व्हेन द ऑरिकल्स डायस्टोल देन द लब साउंड इज मेड, और उल्टा कर दो व्हेन द ऑरिकल्स सिस्टोल देन द डब साउंड इज मेड। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ वेंट्रिकल्स को लिया। नहीं नहीं, ये तो पहले अपर चेम्बर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये रिलैक्स करते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये रिलैक्स करते हैं, पूरा हार्ट नहीं स्क्वीज हो जाता है। आप देखोगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, वाईफाई तो ऑन ही होगा। चलो कुशाग्र भाई, कुछ तो फायदा है ही तुम्हारा वाईफाई चलाने से। अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। हार्ट ये वाला ले ले। एग्जाम में मत बना देना। ये जो हमारा हार्ट है, इसमें ये एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये रिलैक्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट तब ये रिलैक्स। ठीक है, अब तुम लोग वो वाला स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं करके आए, वरना हम सब कुछ लेबल करवाते हैं। करा जाए? चलो ठीक है ठीक है, नेम वाइज एक एक सबसे पूछूंगा। बुक बंद कर दो। नंबर 1 बताएगा प्रक्षत। व्हाट इज नंबर 1? ठीक है, ऑरिकल सही बोला तुमने। और राइट और लेफ्ट में पक्का हो राइट है कि लेफ्ट है? हमको तो लेफ्ट दिख रहा है, उल्टा होगा। ठीक है चलो, राइट ऑरिकल। नंबर 2 बताएगा आयुष। अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम भी नहीं थे क्या क्लास में? तो लेक्चर क्यों नहीं देखते हो? चलो बता देगा हमारा अविरल। लेफ्ट, आगे आगे, हाँ बहुत बढ़िया, लेफ्ट ऑरिकल। और फिर उसके बाद किसी के लिए दिक्कत हो गई, थर्ड बताएगा कुशाग्र। अरे वाह, कौन सी वाली? बहुत बढ़िया यार, सुपीरियर वेना कावा। नंबर 4 बताएगा हर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, आयोटा। नंबर 5 बताएगा प्रक्षत। नहीं पता? देखो अब ध्यान दो, ये हाँ पल्मोनरी आर्टरी, गुड। क्योंकि ये देखो, ये हमारा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। नंबर 6 बताएगा कुशाग्र। अरे बहुत बढ़िया यार, अनएक्सपेक्टेड। नंबर 7 आयुष। एनी गेसेस? हम लोग, मैंने बताया भी यहाँ पे, ये जो लब साउंड है इसके मदद से होती है। दिस इज द बायकस्पिड वाल्व। और ये पूरा डायग्राम एग्जाम में आता है, ये पूरा डायग्राम, वो भी ब्लैक एंड वाइट देंगे तुम्हें, तो ये सब लेबलिंग अच्छे से समझे। अब देखो स्क्वायर वाले डायग्राम से इतना आसान हो रहा है। चलो नंबर 8, व्हाट इज दिस? कौन सा वाला? देखो आयोटा में खुल रहा है, तो आयोटिक सेमिलुनार वाल्व। आयोटिक, वो पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है तो पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। वैसे लुनार वाल्व भी सही होगा, लेकिन तुम दोनों पे एक लेबलिंग तो कर नहीं पाओगे। अब जब नंबर 10 जाओगे उसमें भी तुम सेमिलुनार करोगे तो मार्क्स शायद कट जाए। चलो नंबर 10 अविरल, नंबर 10, ये 10 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अच्छा नंबर 10 तो वो चेम्बर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ नंबर 9 बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल, अरे वेरी गुड। नंबर 10
पहले से ही लेबल हो गया, राइट वेंट्रिकल। नंबर 11, हाँ हाँ हर्ष, कोई गेस? थर्ड का ऑपोजिट मतलब इंफीरियर वेना कावा। फिर उसके बाद नंबर 12, ट्राइकस्पिड वाल्व। नंबर 13, अरे इसको ही आंसर किया, हाँ पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। ठीक है, 13 ही तक है, हाँ ठीक है। चलो सब लेवल हो गया, हार्ट में इतना हो पाएगा। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? चलो अगला टॉपिक क्या है। अब पूछता है कि हार्ट बीट कैसे होती है, तो बस तुमको बोल देना है कि कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और डायस्टोल से एक हार्ट बीट होती है। दोनों से ही होगी ना, देखो इसमें बताया भी है। मतलब जब एक सिस्टोल करेगा तो दूसरा डायस्टोल करेगा, तो दोनों के ही तो हो रहा है, तो सिस्टोल डायस्टोल तो साथ में चला ही। हाँ, जब एक बार सिस्टोल होगा तो आपको लब साउंड और उसी से डायस्टोल भी हो जाएगा तो डब साउंड। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल एक हार्ट बीट, लब डब दोनों कॉन्स्टिट्यूट करता है। जब दोनों साउंड आएगा तो दोनों साउंड आ रहा मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया, डायस्टोल भी हो गया, ऊपर वाले का भी उल्टा हो गया, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट किया एक हार्ट बीट। और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं ब्लड वेसल्स, तीनों मैंने समझाई दी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तीनों के बीच में डिफरेंस ये याद कर लेना, काफ़ी बार पूछता है। डबल सर्कुलेशन, उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से पहले पल्स समझ लो क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। अब जब ब्लड हमारा एस्केप आउट कर रहा है थ्रू आयोटा, तो वो हमारे आर्टरीज से पूरी बॉडी में जा रहा है। तो जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ये बड़ा ही तेज़ी से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी देख के समझ में आया, ये देखो ये जो बाहर की वॉल्स है, इन वॉल का नाम क्या होगा, कोई बताएगा? पेरिकार्डियल मसल्स, पेरिकार्डियल वॉल, पेरिकार्डियम भी कहते हैं, और इन्हीं के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, फॉर शॉक अब्जॉर्बर्स का काम करता है। फोन क्यों चला रहे हो बेटा? नहीं, क्लास के बीच में बस, ठीक है। तो ये कौन सी मसल है? पेरिकार्डियम है ये। अब तुम लोग ध्यान दो तो देखो ये पेरिकार्डियम बड़ी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पतली है, यहाँ काफ़ी मोटी है, स्पेशली यहाँ बहुत मोटी है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। वाई इज द हार्ट मसल्स वेरी थिक ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे थिक होती है। वेरी गुड। कोई और भी कुशाग्र? तुम भी कोई डाउट, कोई गेस करो, क्यों इतनी थिक है यहाँ पे? हाँ ये भी, हाँ ये भी एक क्वेश्चन आएगा अभी। नहीं नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है। देखो यहाँ से निकलेगी हमारी आयोटा, और आयोटा को क्या करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ब्लड लेके जाना है, हेड में लेके जाना है, ऊपर तरफ पोस्टीरियर पे लेके जाना है, और ऊपर ले जाने के लिए इसको बड़ी फोर्स से ब्लड को पंप करना पड़ेगा। अब ये फोर्स सह पाएगा कि ये जो हार्ट, इस वजह से इतनी थिक वॉल्स इसको दी गई कि जब ये इसने पंप करे तो कहीं यहाँ से लीक आउट ना कर जाए ब्लड, है ना, लीक करने के भी तो चांसेस है, इस वजह से इतनी थिक वॉल्स होती हैं। और हार्ट प्लेस्ड होता है एकदम सेंटर पे, पर ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये थोड़ा लेफ्ट साइड आ जाता है, इस वजह तुम्हें मेजर हार्ट बीट सुनाई देगी लेफ्ट पे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
और इसके ही कॉन्ट्रैक्शन से बनती है एक पल्स। ठीक है, पल्स इज ड्यू टू द जर्क्स इन द आर्टरीज। अब ये जी जी हाँ, इसी को नापते हैं। जैसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहीं पे भी एक आर्टरी ढूंढो, वेन मत ढूंढो, आर्टरी। आर्टरी के लिए आपको थोड़ा दबाना पड़ेगा क्योंकि आर्टरी नीचे होती है एपिथेलियल टिश्यू के काफ़ी नीचे। और क्यों ऐसा होगा, हाँ ऐसा क्यों होगा कि आर्टरी नीचे है? सेंसिटिव नहीं, हाँ ठीक है, जितने वही सेम रीज़न सबके साथ चलता है, जो कॉमन रीज़न है, जो जितना यूजफुल उसको उतनी प्रोटेक्शन है ना। तो आर्टरी ज़्यादा यूजफुल, इसीलिए जो ऊपर दिख रही है, हाँ ये ऊपर वेन्स है। नहीं, क्योंकि वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि काट लो, लेकिन अगर काटो, हाँ तो काटते तब है। जैसे काटने पे भी तुम देखोगे कभी कभी डेथ होती है, कभी कभी नहीं होती है। 13 रीजन्स वाई देखा है किसी ने? 13 रीजन्स वाई देखा है पक्का? तो उसमें ये सीन देखा है, पढ़ी है? किसी ने देखा नहीं है? चलो फिर ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, छोड़ो इसको, डिस्कस ही नहीं करते हैं। हाँ नहीं, सीरीज भी, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा, फ्यूचरिस्टिक सवाल। ठीक है, अगर सर ऐसा भी तो सर पूरा हाथ कट जाता फिर भी इंसान जिंदा रहता। हाँ देखो देखो, होगा क्या कि तुमने अगर धीमे से चाकू चलाया तो वेन कटी। वेन में एक तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता ब्लड का। ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, ऐसा मुंह मत बनाओ। तो वेन्स में लो प्रेशर ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो एक तो ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड नहीं होने वाला उसकी वजह से। और अगर तुमने अंदर तक चाकू चलाया है तो अगर आर्टरीज में कोई कट लग जाता है तो क्योंकि द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड निकलेगा, उसको रोक पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ फव्वारा तो नहीं, लेकिन तेज़ी से, इन कंपैरिजन ज़्यादा तेज़। और ये रुकेगा भी नहीं क्योंकि हार्ट बीट के साथ साथ ये हर टाइम, अब ये ब्लड भी आप देखोगे ऐसे झटके झटके से निकले, मतलब वो विजिबल तो नहीं होगा पर ये जो ब्लड निकलेगा वो पल्स के साथ निकलेगा, ठीक है। अब ये जो लॉस ऑफ ब्लड है आपके में 4 से 5 लीटर 3 लीटर, हाँ ऐसे ब्लड है, इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो आपने जब लूज़ करना स्टार्ट कर दिया तब दिक्कत हो जाएगी, आपके बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो अपना ग्लैंड्स, वहाँ के पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना अगर बंद किया, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ आर्टरी कट गई, वेन तो कट ही जाएगी। हाँ देखो, जब भी तुम्हारा कोई कट लगता है ना तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो सिर्फ वेन तक ही लिमिटेड रहता है, जैसे तुमको कोई कट लगा। लेकिन अगर कभी कभी होगा कि ब्लड बहुत तेज़ी से निकलता है ना, बैंडेजेस भी उसे नहीं रोक पाते हैं, इसका मतलब आर्टरी कट गई है, ठीक। और ये जब तुम्हारा हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब होगा कि वहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स है, वो नहीं काम कर पा रही हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये जब बहुत लॉस ऑफ ब्लड होगा तब होगा। मगर जब ये लॉस ऑफ ब्लड भी होता है, इन्होंने बोला कभी कभी डेथ नहीं होती है, तो जो हमारी स्प्लीन होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है अबव द किडनी, दैट इज़ अ रिजर्वॉयर फॉर द आरबीसीज, वो अपने अंदर एक रिजर्वॉयर रखती है। अब जब लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है तो वो रिजर्वॉयर ही छोड़ती है ब्लड में कि लो तुमने काफ़ी लूज़ किया है, अब लो तुम ब्लड, तो उसका चलना चालू होता है। उतनी देर में वो अपने बैंडेजेस से उसको कवर कर ले। तो इसीलिए जैसे ही कट लगता है तुरंत हाथ को बंद कर लेना चाहिए कि लॉस ऑफ ब्लड ना हो। लॉस ऑफ ब्लड जैसे ही होगा तुम फेंट हो जाओगे, और फेंट हो गए तो कुछ भी हो सकता है। फिर हील, फिर उसके बाद होगी हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, वहाँ पे काम आ जाएंगे। फिर क्लॉटिंग का प्रोसेस चलेगा, क्लॉटिंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। तो पल्स समझ में आया, और ये पल्स से ही रिलेटेड है ब्लड प्रेशर। पल्स ही नाप के हम लोग ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब है आर्टरीज में कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है ना। अब जितना ज़्यादा तुम फंक्शनिंग, मतलब ये तो बड़ा कॉमन सा, मतलब ये बड़ा बेसिक है इसको समझना, आपने जितनी फंक्शनिंग की
उतना ऑक्सीजन हर बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजन लेके जाएगी हमारी ब्लड ही, उतनी जल्दी जल्दी पहुंचाना है तो हार्ट और तेज पंप करने लगता है, ठीक है। और अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो हार्ट धीमे धीमे फंक्शन करता है। और कभी कभी ये इमोशंस और हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, मतलब तुम बैठे ही हो लेकिन तुम बहुत गुस्सा हो, है ना, हाई ऑन इमोशन हो, कोई भी इमोशन हो, तुम बहुत खुश हो, तब भी हार्ट बीट बड़ा तेज हो जाता है, तो तब बढ़ जाती है हार्ट बीट, और हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर में हमारा 120 mm तक जाता है, हाँ, और जो लो वाला जाता है वो रहता है 80 mm, है ना। तो ये 120/80 चलता है, जो हाई ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है वो 140/90 mm पहुंच जाता है, इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये हाइपरटेंशन में दिक्कत क्या आएगी क्योंकि इतने ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो कर रहा है तो जो आर्टरीज़ है वहाँ से ये ब्लड लीक आउट कर सकता है, आर्टरीज़ की वॉल फट सकती हैं, इंटरनल इंजरी हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्लॉट होने लगती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, कि आपके अंदर ही कोई ना कोई वॉल्स फट गई हैं। अब वो होगी जब बहुत हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। और क्लॉटिंग वाला तो इससे रिलेटेड नहीं है, क्लॉटिंग वाला हाँ हाँ वो दूसरा हो जाता है, वो अलग तरीका है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। देखो जब तुम फैट्स कंज्यूम करते हो दे टर्न इनटू द कोलेस्ट्रॉल, और आर्टरीज की वॉल हम लोग समझे थे, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिर ये आर्टरीज की वॉल्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब आर्टरीज की वॉल ल्यूमेन वैसे ही इसका इतना छोटा, पूरी मसल्स, अब यहाँ पे भी अगर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए तो अब बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, अरे इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर विल इंक्रीज, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक टाइम बाद ये कोलेस्ट्रॉल इतना भर जाता है कि यहाँ से ब्लड प्रेशर फ्लो ही नहीं कर पाता है। अब ऐसे टाइम पे ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एरिया कम हो गया है। तो ऐसे होता है, ये क्लॉटिंग नहीं, यहाँ पे फैट्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? तो पल्स समझ लिए, ब्लड प्रेशर समझ लिए। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन किस्मत की बात है उसी साल वही क्वेश्चन ही आ जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका आई एम गिल्टी ऑफ दिस, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा, हार्ट वगैरह स्क्वायर बनाना सीख गया, और लास्ट में आ गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पीछे देखो, ये क्वेश्चंस में जाओ और ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला देखा। अब यही मैंने छोड़ दिया था, हमें लगा था यार इसमें तो क्या है डायग्राम, हमको लगा था हार्ट ही पूछेगा, ये पूछ लिया एग्जाम में, तो इसको समझना भी ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करते हैं, समझ लेते हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझा ही देता हूँ। जैसे देखो, अब थोड़ी देर तुम लोग का काम होगा कि मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना, चलो मैं शेप्स यूज़ कर ले रहा हूँ। सबसे ऊपर आ गया हमारा लंग्स, अरे यार ये सब क्या है, ये लंग्स, उसके नीचे हमारा हार्ट, उसके नीचे यहाँ पे अपना लीवर, यहाँ पे अपना स्टमक, उसके नीचे अपनी इंटेस्टाइन, और उसके नीचे क्या, किडनी, राजमा, एकदम सही बोला, किडनी। अब यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा, अब आपको बताना है ये क्या है। एग्ज़ाम में तो ब्लैक एंड वाइट आएगा, यहाँ तो कलर है ही, तो आपको बताना है ये है क्या।
बताओ रेड वाली क्या है और ब्लू वाली क्या है? आर्टरी में भी कौन सी आर्टरी है ये? नहीं है सर, नहीं, वो वाली नहीं है। नाम क्या है इस आर्टरी का? देखो हार्ट से लीव कर रही है, हाँ ऑयोटा है ये, ठीक है, दिस इज द ऑयोटा एंड दिस इज आर वीना कावा। इसको ब्लू से लेंगे, वीना कावा, है ना, समझ में आ रहा? जो एंटर करेगी वो वीना कावा होती है, जो लीव करती है वो आयोटा। अब ये आयोटा क्या करेगी, टूट टूट के सबको देगी, कैपिलरीज में टूट के और देगी। तो ये एक आर्टरी यहाँ से टूटी और स्टमक तक पहुँचा दी। अब ये जो आर्टरी होती है इसका नाम है गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सिंपल। जो यहाँ पे आई इंटेस्टाइनल आर्टरी, इंटेस्टाइनल, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, हाँ आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही याद करना है आपको, इंटेस्टाइन और किडनी का ही। मैंने इसका भी बता दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसके वाले को क्या कहते हैं, सबका अपना अपना नाम है। और किडनी में जो जाती है उसका नाम है रीनल आर्टरी, ठीक है। जाने का प्रोसेस तो बड़ा आसान है, जाने का प्रोसेस हमारा आसान है। जब ये लीव करती है हर जगह से, जब वेन्स निकलेंगे, अब ये तो ऑक्सीजन पहुंच गया हर जगह, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब देखो स्टमक में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल कैरी अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन हुआ है। तो जो ब्लड होता है जो लीव करता है उसमें ग्लूकोज भी बहुत प्रेजेंट होता है, इसमें और इसमें, इन दोनों में बहुत प्रेजेंट होगा। तो ये डायरेक्टली वीना कावा से नहीं जुड़ जाता है, क्योंकि हार्ट को फिर क्या करना होगा, उसका काम बढ़ जाएगा, द ब्लड विल बी विद अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन इट। तो फिर से वो प्योरिफिकेशन के लिए भेजेगी हार्ट लीवर तक कि चलो इस ग्लूकोज को, जो एक्सेस ग्लूकोज है, टर्न दैट इनटू क्या, नहीं, ग्लूकोज किस में टर्न होता है, बाइल जूस की मदद से, नहीं स्टार्च प्लांट्स में होता है, जी से ही नाम है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज टर्न इनटू ग्लाइकोजन इन द लीवर विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। तीनों लोग एक एक कीवर्ड बोले लेकिन जोड़ के नहीं बोला, चलो ठीक है। तो अब देखो अगर मैं डायरेक्टली इन सबके वेन्स को इनके साथ जोड़ देता तो अब ये, अरे बेटा तुमसे फ़ोन ले लें क्या, मैसेज करके बोल दो जब मैं क्लास में, मुझे मैसेज मत करो, ठीक है। तो ये सब जो हाई ग्लूकोज ब्लड है, अगर मैंने इसको भेज दिया तो हार्ट फिर से बोलेगा रही तो हाई ग्लूकोज ब्लड है, लो लीवर, लो तुम, तो इसका काम बढ़ जाएगा, वैसे ही इतना ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसीलिए एक हमारी हार्ट की मदद करने के लिए वेन आती है विच इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल वेन। अब जब भी लीवर का कोई काम आता है ना, द वर्ड हिपैटिक कम्स, मतलब इसके जैसे यहाँ पे घुसी तो गैस्ट्रिक वर्ड आया, इस पे इंटेस्टाइनल, इस पे रीनल, इस पे हिपैटिक आता है। लीवर का काम नहीं, हार्ट का काम आसान करेगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसका फंक्शन समझो कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, हर जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, तो उसको डायरेक्टली हार्ट में देने की जगह वो लीवर तक पहुँचा रही है। उसके बाद लीवर में वो ग्लूकोज निकाल लिया जाएगा, फिर वो कनेक्ट कर देगा वीना कावा से, ठीक है। तो हाँ, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों से, ठीक है। तो यहाँ से निकली हमारी गैस्ट्रिक वेन, यहाँ से इंटेस्टाइनल वेन, और ये जोड़ के बना दी कैपिलरीज में टूट के क्या, द हिपैटिक पोर्टल वेन। द हिपैटिक पोर्टल वेन, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछता ही पूछता है, भले पूरा डायग्राम ना है पर 1-2 मार्क्स के लिए ये तो पूछेगा ही कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। तुमको ये समझना है कि ये हार्ट का काम काफ़ी आसान कर दे रही है, ठीक है। कैसे आसान कर दे रही है? हाँ, और देखो बाकी किसी ऑर्गन से इसने ये हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं निकली, क्योंकि वहाँ पे तो ग्लूकोज होने ही नहीं वाला ब्लड में, ये तो स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है तो ब्लड में खूब ग्लूकोज होगा, तो इसीलिए
अरे वाह यार, पढ़ा हुआ है क्या? बहुत सही बता रहे हो। अब यहां से निकलेगी विच इज कॉल्ड द हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन, ठीक है। इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन, इसका नाम है हिपैटिक वेन। अब हिपैटिक वेन को डिफाइन किया है बुक में कि द वेन दैट स्टार्ट्स आउट बाय कैपिलरीज एंड एंड्स बाय कैपिलरीज, मतलब ये वेन बनी भी कैपिलरीज के टूटने से और निकली भी कैपिलरीज के जुड़ने से। जैसे यहाँ पे देखो इसकी एक ही डेफिनेशन बताइए, अ हिपैटिक पोर्टल वेन इज वन विच स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड ऑल्सो एंड्स इन कैपिलरीज, बुक में। हाँ ये अहिपैटिक ये वाला है, ठीक है। तो ये अकेली एक्सेप्शन है वेन्स की, वैसे तो आर्टरी ये काम करती हैं। वेन्स कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आर्टरीज में टूटेंगी और आर्टरीज से ही जुड़ के बन जाएंगी, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन। तो अगर बोल देता है कि डिफाइन हिपैटिक पोर्टल वेन, तो तुम लोग यही लिख देना, तब उतना फंक्शन मत, या फिर फंक्शन भी बता ही देना कि उसका काम, लेकिन 1 मार्क्स का है तो यही लिख देना, द वेन विच स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड एंड्स विद कैपिलरीज, ठीक है। ये इसका कीवर्ड है, ये अकेली एक्सेप्शनल वेन है ऐसी जो ये काम करती है, स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड विद कैपिलरीज, एंड्स इन कैपिलरीज। इसका मतलब देखो बेटा कि ये बनी भी हमारी टूट टूट के कैपिलरीज से। जैसे वैसे तो वेन कैसे बनती हैं कि हमारी ये वेन इसमें जुड़ गई, अब यहाँ पे कोई कैपिलरी में टूटना नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ गई, कैपिलरी में नहीं टूटी। लेकिन ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ये जो स्टमक से निकलेगी वेन, ये पहले टूटेगी आर्टरी, अरे उसमें वेंट्रियोल में, फिर कैपिलरीज में, तब जाके जोड़ के बनेगी ये। और जब ये निकलेगी भी तब भी ये टूटेगी वेंट्रियोल में, फिर टूटेगी कैपिलरीज में। तो स्टार्ट भी वैसे करेगी और एंड भी वैसे करेगी। तो ये कैपिलरीज से फिर देगी हिपैटिक वेन को, ये डायरेक्टली वेन नहीं जुड़ जाएगी, वेन टूटेगी वेंट्रियोल फिर कैपिलरीज में, तब जाके इससे जुड़ेगी, ठीक है। नहीं नहीं, अब ये हिपैटिक जोड़ेगा इसको वीना कावा से, हाँ हिपैटिक वेन फिर जोड़ेगा हमारा इंफीरियर वीना कावा से, हाँ ये है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन का चक्कर। अब देखो, अब वो वाला तुम लोग क्वेश्चन शायद सॉल्व कर ले जाओ। अब देखो इसमें सबसे पहले हेड, नंबर 2 क्या हो जाएगा बताओ? लंग्स। अरे ये बेटा सर इधर क्वेश्चन चला ये डायग्राम, अच्छा तुमने पहले ही लेबल लिया तुम्हारे में। देखो ये 2 वाला लंग्स हो जाएगा, ये वाला हार्ट, फिर लीवर, ये वाला स्टमक, इंटेस्टाइन। अब उसकी बात करें तो ये जो इससे आ रही है ये वाली कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो इसमें जा रही पल्मोनरी वेन, ये आयोटा, ये लीवर में जो घुसती है रीनल आर्टरी। नहीं वो तो किडनी वाली बात है। लीवर में कौन घुसती है? हिपैटिक पोर्टल वेन, यही सबसे मेन है, 6 नंबर। समझ में? तुम लोग बुक ही नहीं लाए हो, उसको बुक दे दो भैया तुम। व्हाट्सएप ही चल रहा है, हम तो मजाक में बोल रहे थे, व्हाट्सएप ही चल रहा है इनका तो। जाने तो पॉज क्या करें। अच्छा वो ये सब देख, ठीक है। 6 वाली कौन सी है? हिपैटिक पोर्टल वेन। इधर कौन सी वेन? अरे हाँ ये सही बोला, को यहाँ पे तो बोला सर। नहीं ये तो हिपैटिक आर्टरी है, सॉरी एक तो हमने बताया ही नहीं, ये हिपैटिक आर्टरी है। देखो इसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, इसको सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ही हम लोग तब दे रहे हैं, इस पर तो कोई रेड आया ही नहीं। तो ये वाली जो इस तक जाती है दैट इज द हिपैटिक आर्टरी। अच्छा हम लोग डायग्राम देख लिए, ठीक है, बस एक ही। चलो।
चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 6 जो लीवर तक पहुंचाई वो हिपैटिक आर्टरी। फिर उसके बाद नंबर 7 ये है हमारी हिपैटिक पोर्टल वेन, इससे और इससे निकला। फिर उसके बाद इससे रीनल वेन, हाँ रीनल वेन, वेरी गुड, ठीक है। फिर नंबर 9 हेड से यहाँ तक जा रही, ये क्या है, सुपीरियर वीना कावा। चलो समझ में आया। चलो ये डायग्राम भी तुम लोग कर लिए, इसको ध्यान से बेटा रिवाइज कर लेना। तुम लोग बुक नहीं लाए हो, घर जाके इसको रिवाइज करना हो, तुम वीडियो देखो, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन तो तुम मिस कर दिए हो जब हार्ड समझे हो, पर सब कुछ शेयर्ड है, पीडीएफ खोल लेना और ये वीडियो देख लेना। बस खत्म है बेटा, रुको देख लें एक बार, कुछ बचा तो नहीं। बस 2 चीज़ें और देख लो, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। लिम्फ तो हम लोग जान ही चुके हैं। जैसे टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। ये जब इतना प्रोसेस हो रहा है, जब आर्टरी टूटती है कैपिलरीज में, जब आर्टरी टूटती है कैपिलरीज में, बार बार मैं डबल पी लिख देता हूँ, कैपिलरीज में, तो ये प्रोसेस में जो डायमेंशन होता है बहुत छोटा होता चला जाता है। आर्टरी पहले मोटी सी थी, पहले आर्टेरियोल में टूटी, अब वेन तो बड़ी ही पतली है ना। चलो इसको अगर मैं ड्रॉ ही कर दूं अच्छे से, देखो कुछ ऐसे बन जाएगी। ये हमारी आर्टरी, ये हमारी आर्टेरियोल और ये हमारी कैपिलरीज, ठीक है। तो डायमेंशन बहुत ही छोटा हो गया। अब ये कैपिलरीज में, अब ये आरबीसीज तो बड़े बड़े, तो वो नहीं निकल पाते इससे, ठीक है, वो एस्केप, वो अंदर ही रहते, लेकिन प्रेशर तो बढ़े पड़ा है। अब ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ से एक फ्लूइड लीक आउट कर जाता है। नहीं, दिस इज नॉट लिम्फ, ठीक है, यहाँ से एक फ्लूइड लीक आउट कर जाता है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड क्या कंसिस्ट करेगा, सिर्फ प्लाज्मा और WBCs, ठीक है। तो अब लिम्फ की कहानी कहाँ से, इतना ही है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब बहुत टिश्यू फ्लूइड मेजॉरिटी जितना भी निकलता है वापस अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, लेकिन जो अब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसको अब्जॉर्ब नहीं किया गया, वो कन्वर्ट हो जाता है लिम्फ में, ठीक है। तो यही सेम प्रॉपर्टीज ये भी रखेगा, इसके पास भी प्लाज्मा और WBCs होगा। तो द टिश्यू फ्लूइड दैट इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड बाय द आर्टरीज दैट टर्न इनटू द लिम्फ, और लिम्फ की अब एक अलग पूरी लिम्फेटिक सिस्टम चलेगी जो इसको पहुंचाएगी हर जगह। क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज अ बून। अब जो बहुत छोटी छोटी सेल्स हैं वहां तक ब्लड तो पहुंच नहीं सकता, वो तो मोटा है, तो ये पतला पतला बहुत जगह पहुंच जाता है, तो इसको चलाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। जी हाँ है, कोर्स में नहीं हो तो तुम लोग क्यों पढ़ाओ, लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसका कॉम्पोजिशन, नो आरबीसीज, देखो इसके जो हमारा लिक्विड प्लांट है उसमें 94% वाटर है और बाकी इसमें क्या है, हाँ ठीक है, प्लाज्मा का जो हमारा कॉम्पोजिशन था वही इसका भी होगा। और इसमें सिर्फ जो हमारा सेल कंपोनेंट्स उसमें WBC है, एंड WBC में भी सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें, क्योंकि लिम्फोसाइट ही छोटे होते हैं, बाकी सब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ये है। और इसका फंक्शन सबसे पहला न्यूट्रिटिव, हर जगह न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ड्रेनेज का काम करता है ये, ठीक है। जहाँ जब वो इतनी छोटी जगह पहुंचा है तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन दे रहा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेगा, ठीक है। भले इन पे आरबीसी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी उनके पास आ गई है। वो शरबत वाला एग्जांपल जो समझाया था कि अब जब तुमने उसमें से, ये तुम लोगों को समझाया हो, जैसे लिम्फ ऐसे समझ लो कि पहले अब हमारा ब्लड है, ब्लड में से जो पानी है वो प्लाज्मा है, उसमें चीनी डाला, नमक डाला, नींबू डाला, वो समझाया हुआ है ना, हाँ। तो वो सब मिक्स नहीं किया, लेकिन फिर जब पानी पलटेंगे थोड़ा सबका टेस्ट आ जाएगा, वही है हमारा लिम्फ। तो भले इनमें आरबीसी नहीं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी रखता है ये अभी। तो उनको जब ड्रेनेज, कैसे उन तक जब ऑक्सीजन पहुंचाया, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लिया, तो ड्रेनेज, और उसके बाद ये हील करने में भी काम करता है, क्योंकि WBC तो है ही, तो डिजीजेस से फाइट करने का काम करता है। तो ये 3 इसका फंक्शन है। और इसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन ही में हमारा प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, ठीक है। स्प्लीन कहाँ पे होती है हमारी, देखो किडनी के ऊपर और स्टमक के पीछे, ये यहाँ पे दिया हुआ है,
बस फंक्शंस ऑफ स्प्लीन आता है। तो मैंने बताया ये रिजर्वायर है ब्लड का, ब्लड को स्टोर करके रखता है, प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स WBC बनाता है, और यहीं पे डिस्ट्रॉय भी होता है, ये ग्रेवयार्ड भी है। यहीं पे जो हमारी RBCs और WBCs जो वर्न आउट हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी होता है। ठीक है, बस इतनी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म।